VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया जनपद के कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन में विवाद सामने आया है। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ताओं की सदस्यता से निर्वाचित रमेश कुमार पांडे ने अपने ही बार के कुछ कथाकथित अधिवक्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट बार में कुल 270 सदस्य हैं। इसके बावजूद मात्र 32 सदस्यों की उपस्थिति में बैठक कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो नियमों के विरुद्ध है। रमेश कुमार पांडे के अनुसार मॉडल बायलॉज के तहत किसी भी निर्णय से पहले पर्याप्त नोटिस, आपत्तियां आमंत्रित करना और 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन इन सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उनकी सदस्यता से निष्कासन कर वरिष्ठ अध्यक्ष पद से अवमुक्त किया गया और वकालतनामा से भी वंचित किया गया। मामले को लेकर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी से संपर्क किया, जिनके समर्थन के बाद उन्हें पुनः पदस्थापित किया गया। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रमेश कुमार पांडे है। मैं सन 1992 से कलेक्ट्रेट कैंपस बलिया में विधि व्यवसाय कर रहा हूं। जी, आपके साथ कौन सी घटना घटी है, क्या मामला हुआ है जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर, ऐसा है कि 1996 से लेकर लगातार छोटे छोटे मुद्दों पर कलेक्ट्रेट कैंपस के न्यायिक वातावरण को कुछ लोगों द्वारा दूषित कर दिया जाता है, जिसका हम और हमारे मित्र अरुण भाई और कुछ मित्र जो मुखरित नहीं हैं सदैव से विरोध करते चले आ रहे हैं। मैं 2025-2026 के चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर 11 मतों से विजयी हुआ, कुछ लोगों के भारी विरोध के बावजूद। और तब से मैंने अपने माननीय अध्यक्ष और उनके एक निजी सेवक से लगातार मैंने अनुरोध किया कि छोटे छोटे मुद्दों पर कचहरी बंद करने से वादकारियों की बहुत क्षति हो रही है। जी, वादकारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो उल्टा सीधा बोल करके कचहरी से हम लोग के सामने से जा रहे हैं। अच्छा। बात बात पर घंटी बजा देते हैं। निरर्थक मुद्दों पर न्यायिक हताशा बिखरी हुई है। तो इन लोगों का मैं विरोधी हो गया हूँ और दिनांक 9/1/26 को कुछ लोगों के इशारे पर 272 के सापेक्ष मात्र 32 लोग बैठे और बिना कोरम पूरा किए, बिना 2/3 का बहुमत बुलाए, बिना मुझे शो का नोटिस दिए, बिना किसी एजेंडा के मेरे विरोधी लोग बैठे और मुझे 3 साल के लिए, ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं अगला अध्यक्ष का, भयाक्रांत होकर के इन लोगों ने मुझे निष्कासित कर दिया। इस एवज में आप कहाँ तक गए और इसके लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने इस अन्याय के विरोध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो हम लोगों की सबसे बड़ी मात्रदायी संस्था है, जी, उसमें मैं गया और वहाँ के सम्मानित सदस्य पंडित श्रीनाथ त्रिपाठी जी ने इन लोगों के जो मेरा निष्कासन का आदेश था उसको पढ़ा और पाया कि किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया है। वो लोग जो हमेशा न्यायिक की प्राकृतिक सिद्धांत का बहस करते हैं, उन लोगों ने एक पैसा भी कानून का पालन नहीं किया है। मनमाने तौर पर व्यक्तिगत द्वेषवश मुझे निष्कासित कर दिया है और उन्होंने दिनांक 14/1/26 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य होने के नाते 9/1/6 से ही मेरा निलंबन वापस ससम्मानपूर्वक ले लिया है। और मैंने ये माननीय अध्यक्ष महोदय और उनके जो सहयोगी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, पता नहीं क्यों हम चिराग द्वेष रखते हैं, इन लोगों के खिलाफ़ मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दरखास्त दे दिया है। माननीय जज साहब को सूचित कर दिया है, कलेक्टर महोदय को सूचित कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ़ मैंने मानहानि की भी नोटिस दे दिया है और क्रिमिनल कंटेप्ट जो फैजाबाद बार वाले में माननीय हाई कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया है उसका अनुपालन न करने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से, जबकि पूर्व अध्यक्ष महोदय
माफ़ी मांग चुके हैं, ये लोग भी माफ़ी मांग चुके हैं। जी। इन सबका वर्णन करते हुए मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में फैजाबाद बार एसोसिएशन के प्रकरण में मैं इन लोगों पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई रिट याचिका के माध्यम से दाखिल करने जा रहा हूँ। ऐसे में वकील साहब आपके विरुद्ध कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की अनियमितता वाला कार्य किए हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कौन कौन है लोग? हमारे पवित्र पेशे में भी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो व्यक्तिगत राग द्वेष रखते हैं। ये सही कहा है कि जो बराबरी नहीं कर पाते हैं वो आलोचना करते हैं, जैसा कि हमारे व्यवसाय में अपेक्षा नहीं है। इन लोगों ने अकारण कचहरी का न्याय को वातावरण प्रस्तुत कर रखा है। ये लोग न्याय होने देना नहीं चाहते हैं। कचहरी बंद करा करके पिछले 30-40 सालों से अपना पॉकेट भर लिए हैं, अपनी हवेलियां खड़ी कर लिए हैं। वादकारियों में न्यायिक हताशा बिखरती जा रही है। कलेक्टर महोदय भी चाह करके भी किसी संभावित विवाद से बचने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं और मेरे मित्र अरुण श्रीवास्तव और कुछ जो हिडन एजेंडा वाले लोग हैं हमारे साथ हैं, 170 लोग, वो लोग कचहरी का वातावरण चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले। अधिवक्तागण की गरिमा जो कलेक्ट्रेट बार में वर्षों से धूमिल की जा रही है वापस आ जाए। हम लोग अपने मुहिम में लगे हैं। हमारे साथी और मीडिया अगर साथ देगा तो हम लोग अपने पवित्र मुहिम में सफल हो जाएंगे। सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि 272 लोग बता रहे हैं आप, और 272 में मात्र कितने लोग बैठक में बैठे थे? मात्र 32 लोग। 32 लोग। तो ऐसे में फिर बैठक सफल कैसे हुआ? और ऐसे में आपको निष्कासन कैसे कर दिए? मनमाने तौर पर तानाशाही, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप इसी को न कहते हैं। जी। अब ये सर एक बात बताइए कि कल मैं अध्यक्ष हो जाऊं, अरुण जी अध्यक्ष हो जाएं, या कोई ऐसा आदमी अध्यक्ष हो जाए जो इन लोगों का विरोधी हो, कल इसी तरह का व्यवहार करके इन लोगों को निष्कासित कर दे, अध्यक्ष मंत्री को या अपने विरोधियों को, तो कैसा होगा? ये कि ये गलत परिपाटी डाली गई है। मैं अपने विधिक व्यवसाय में और तमाम राजनीतिक शक्तियों से और बड़े लोगों से जो मुखर इस बिंदु पर अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें, नहीं तो धीरे धीरे परंपरा जब हमारे व्यवसाय में आ गई है तो अन्य राजनीतिक दलों में भी आएगी। एक गलत परंपरा शुरू होगी और आपस में विक्षोभ और विद्रोह का कारण बनेगा और परिवार का विभाजन होगा। बहुत मुश्किल से कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एक हुआ है और इन लोगों ने इसके विघटन में अपना पूर्ण योगदान दिया है। अगर कभी कुछ हुआ तो इसके पूर्ण उत्तरदायित्व मदन लाल वर्मा, कलेक्ट्रेट बार के अध्यक्ष, और उनके निजी सहयोगी मिस्टर बालेंदु ओझा होंगे। तो ऐसे में आप पूर्ण रूप से पूर्व की भांति अपने कार्य को शुरू कर दिए हैं? बिल्कुल, कार्य को ये तो वैसे तो माना ही नहीं जाएगा। ये जो विधि विरुद्ध है, किसी के कह देने से चयनित पदाधिकारी को नहीं हटा जा सकता है। बिल्कुल। इन लोगों ने तो मेरा मानहानि करने के लिए इस अवैधिक प्रस्ताव की कापी ही पूरे कोर्टों में भिजवा दिया। अधिकारीगण भी हंस रहे हैं कि चयनित पदाधिकारी को 30-32 लोग बैठ के कैसे हटा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इनको सामर्थ्य दिखाना था, मैंने 4 दिन के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनका प्रस्ताव तोड़वा के उनको दिखा दिया। अभी ये सावधान हो जाएं, अन्यथा बहुत कठिनाई पैदा होने वाली है। तो सबसे बेहतर मौन रहो, आभारी हैं। सत्ता से पंडित की केवल इतनी रिश्तेदारी है। सब कुछ प्रतिशत पर निर्भर है। सच कितना बोला जाए, गूंगे सिखा रहे हैं मुझको, मुंह कितना खोला जाए। मित्रों, जिन लोगों की एक दरखास्त लिखने की औकात नहीं है, वो मुझे बता रहे हैं कि कानून क्या है। जरा सा अगर अपने समझ में नहीं था तो किसी वरिष्ठ अधिवक्ता जो मेरे विरोधी लोग हैं उनके साथ बैठ कर राय कर लिए होते। इतना मेरा कोई विरोधी नहीं है कि आपको गलत सलाह देता। एक अनुरोध मेरा अभी भी है कि जब परिवार में विघटन होता है तो समाज के लोग, बड़े लोग बैठते हैं साथ में और परिवार की एकता को पुनर्स्थापित करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ठीक विपरीत हो रहा है। जिनको परिवार की एकता बढ़ाने की जिम्मेदारी थी वही टूटन को बढ़ावा दे रहे हैं। वही लोग चाहते हैं कि कचहरी बंद रहे। इसलिए हमारा और हमारे मित्र अरुण जी का और हमारे मित्रों का विरोध है। लेकिन हम लोग अपने मुहिम पर लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह एक दिन फतह होगी, गारंटी है।
आगे इसके लिए और क्या रणनीति हो सकती है आप लोगों की इसके विरोध? मैं अगर कानून इजाज़त देगा तो अगली बार अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगा और एक स्वच्छ बिहान, एक नए समाज की संरचना, अधिवक्तागण की कलेक्ट्रेट बार में अधिवक्तागण की गरिमा को वापस लाना, पदाधिकारियों को न्याय दिलाना, भ्रष्टाचार का समूल उत्पीड़न करना, यही हम लोगों का प्रयास है और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि सही कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम लोग लगे हुए हैं, बड़े भाइयों का साथ की अपेक्षा है, परिवार की एकता पुनः कायम हो, अदरवाइज याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। छोटे छोटे मुद्दों पर कचहरी बंद करना यह माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के विधान और न्यायिक प्रकृति के सिद्धांत के भी विरोध में है। बहुत बहुत धन्यवाद।